और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। आज की एक बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन चीतों को छोड़ा था कूनो नेशनल पार्क में, आज उन चीतों ने पहला शिकार किया है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी ने इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में आजाद किया था। ये आप देख रहे हैं, नामीबिया से इन चीतों को लाया गया था और ये देखिए, एक चीता निकला और दूसरा चीता निकला। ऐसे 8 चीते जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में अपने जन्मदिन के दिन छोड़ा था, ये चीते आज बाहर आए और इन चीतों ने पहला शिकार किया। अब तक ये क्वारंटीन में थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, इन चीतों को बाहर छोड़ा गया, ये बाहर निकल रहे हैं चीते। बाहर निकलने की तस्वीरें, अब तक क्वारंटीन में थे। ये देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने इन चीतों को छोड़ा था और इन्हें अब आजाद कर दिया गया। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्वारंटीन से इन्हें रिहा किया गया है इन चीतों को। ये देखिए, भागते हुए निकले ये चीते और कूनो नेशनल पार्क में दाखिल हुए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा ये तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीतों को तब कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा, उसके बाद क्वारंटीन थे और उसके बाद आज पहली बार इन्हें नेशनल पार्क में खुला छोड़ दिया गया है और उसके बाद ये चीते बाहर निकल कर आए हैं। लेकिन इन चीतों ने, ये देख रहे हैं, भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं नेशनल पार्क से, और इन चीतों ने आज पहला शिकार किया है। वो तस्वीर दिखाता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, निकल कर बाहर जाने की तस्वीर इन चीतों की। ये नेशनल पार्क में ये दोनों चीते निकल कर गए। फिलहाल 2 चीतों को खोला गया है। ये आप देख रहे हैं इनकी तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर, इन्होंने जो शिकार किया है वो तस्वीर दिखाइए। ये अंधेरे में आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। इन्होंने शिकार किया, ये वो तस्वीर है, रात के अंधेरे की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और कूनो नेशनल पार्क में पीएम मोदी के छोड़े हुए दोनों चीते आपको नजर आ रहे हैं और इन चीतों का आज पहला शिकार, ये देख रहे हैं आप, शिकार को खाते हुए चीते, जिसे इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये रात की तस्वीरें हैं जिस वक्त ये दोनों चीते शिकार की तलाश में थे। इनके शिकार का भी पूरा इंतजाम किया गया है। तो पहला जो शिकार किया है, क्या शिकार का इंतजाम किया गया था, यह आपको बताने जा रहा हूं मैं। कैसे कूनो पार्क में भी इन चीतों के लिए शिकार का पूरा इंतजाम था। 17 सितंबर को 8 चीते भारत लाए गए थे दरअसल, और प्रधानमंत्री मोदी ने जन्मदिन पर कूनो पार्क में इन चीतों को छोड़ा था। 8 चीतों को नामीबिया से लेकर आया गया था और 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया। बाड़े में छोड़े गए दोनों चीते नर हैं और चीते 50 दिन से अब तक क्वारंटीन एरिया में थे। इन्हें क्वारंटीन करके रखा गया था। क्वारंटीन से निकलते ही इन चीतों ने पहला शिकार किया है और शिकार के लिए हरियाणा, शिकार के लिए हिरण, सांभर और चीतल मौजूद थे। ये जानवरों को रखा गया जिससे चीते शिकार कर सकें। 6 चीते अभी भी क्वारंटीन में हैं और इनमें 5 मादा हैं और 1 नर चीता है। कुछ दिनों बाद बड़े बाड़े में इन्हें छोड़ दिया जाएगा और 8 चीतों में 2 चीते सगे भाई हैं जिन्हें नामीबिया से लाया गया। दोनों की उम्र 2.5 से 5 साल के बीच है और प्रधानमंत्री मोदी ने एक चीते का नाम भी रखा है, आशा नाम रखा है पीएम मोदी ने इस चीते का। आइए, इन चीतों को छोड़े जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इन चीतों को छोड़ दिया गया है। उन्होंने ये जानकारी दी है। पीएम ने लिखा, बहुत अच्छी खबर है जो सीधे कूनो से आई है। क्वारंटीन के बाद 2 चीतों को छोड़ दिया गया है। अन्य चीतों को भी जल्दी छोड़ा जाएगा। सभी चीते स्वस्थ हैं और सक्रिय हैं, अच्छी तरह से तालमेल बिठा रहे हैं ये चीते, प्रधानमंत्री ने लिखा है। आइए अब आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं मैं, जब इन चीतों को लाया गया था, वो भी भव्य तरीके से लाया गया था। ये आप देख रहे हैं, जब चीतों को लाया गया था, ये वो तस्वीर है। इस तरह के बॉक्सेस थे जिसमें नामीबिया से इन्हें लेकर आया गया था। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे उस दौरान जब इन चीतों को लेकर आया गया। तो आखिर नामीबिया से क्यों लाया गया, सवाल ये है। उसके पीछे वजह क्या है, ये आपको दिखाता हूं। नामीबिया से लाने के पीछे भी एक बड़ी वजह थी। एक खास विमान में, ये जो आप देख रहे हैं, ये विमान जिसके सबसे ऊपर उसी तरह की तस्वीर लगाई गई, बोइंग 747 स्पेशल विमान से इन चीतों को लाया गया और चीते 8,500 किलोमीटर हवाई सफर तय करके भारत पहुंचे थे। चीतों की पहली खेप मध्य प्रदेश के कूनो पार्क पहुंची और भारत को चीतों का हब बनाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री की यही कोशिश है। अफ्रीका के 6 देशों में सबसे ज्यादा चीते
इसीलिए यहां से चीते लाए गए नामीबिया के जो चीतों की राजधानी माना जाता है नामीबिया को, और सबसे ज्यादा 20% चीते नामीबिया में ही पाए जाते हैं। 20 जुलाई 2022 को नामीबिया के साथ भारत का एक करार हुआ। भारत में चीतों की संख्या 500 करने का लक्ष्य रखा गया था और हर साल 8 से 12 चीते दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से आएंगे। अब भारत के कई राज्यों में चीतों को रखने की तैयारी भी की गई है। गुजरात, राजस्थान में चीतों की वापसी संभव होगी और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी इन्हें रखा जा सकता है। तो अब ये चीते खोल दिए गए हैं कूनो नेशनल पार्क में, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 70 साल से देश में एक भी चीता नहीं था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, हिंदुओं को गाली तो चुनाव में हाथ खाली रहेगा कांग्रेस का। यह इसलिए कह रहा हूं, एक तरफ देखिए देव दीपावली हो रही है वाराणसी में, काशी में, योगी के राज में देव दीपावली भव्य आरती हुई और लाखों दिए जलाए गए। ये वाराणसी में, अयोध्या में लाखों दिए जलाए गए। ये एक तस्वीर है जब हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार हो रहा है और योगी आदित्यनाथ खुलकर अपनी बात रखते हैं और आस्था को कभी छिपाते नहीं है, न मोदी न योगी। लेकिन दूसरी तरफ अगली तस्वीर दिखाता हूं, अगली तस्वीर दिखाई। राहुल गांधी भी मंदिर जा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं कि लगे कि हिंदू हैं, लेकिन इनके नेता सारी प्लानिंग खराब कर देते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। राहुल के ये नेता हैं, ये नेता कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो बहुत गंदा है, हिंदू शब्द बताऊंगा और इनको सुनवाऊंगा भी। अगली तस्वीर दिखाइए। दूसरी तरफ केजरीवाल के पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, जो अब कह रहे हैं हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दिया जाए, उनका आतंक अगर खत्म करना है। दोनों देखिए जरा क्या कह रहे हैं पहले, फिर आपको इनका बयान सुनवाऊंगा। केजरीवाल के नेता क्या कह रहे हैं और राहुल के कांग्रेस के कर्नाटक अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के कार्याध्यक्ष है, हिंदू शब्द भारत का नहीं है, यह कहना है सतीश जारकीहोली का यह विवादित बयान है। उन्होंने कहा हिंदू शब्द जो है यह फारसी भाषा से आया है और हिंदू शब्द ईरान और इराक से आया हुआ है। यह राहुल के नेता कह रहे हैं। भारत का हिंदू शब्द से कोई संबंध नहीं है। हिंदू का अर्थ समझकर शर्म आ जाएगी, उनका यह कहना है। हिंदू शब्द का मतलब बहुत गंदा है। राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं और उनके नेता जो कर्नाटक में कांग्रेस के कार्याध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं हिंदू शब्द बहुत गंदा है, कहीं का धर्म शब्द हम पर थोप दिया गया है और हिंदू शब्द को जबरन हम पर थोपा गया है। ये राहुल के नेता कह रहे हैं। केजरीवाल के विधायक क्या कह रहे हैं। केजरीवाल के पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, हिंदुओं का आतंक रोकना होगा, उनका कहना है। उन्हें अल्पसंख्यक बनाना होगा। पता नहीं दिमाग में सोचिए क्या भरा हुआ है। SC ST की आबादी 110 करोड़ है। 5 से 6 साल में SC ST बौद्ध धर्म अपना लेंगे और राजेंद्र वही हैं जिन्होंने 10,000 लोगों का धर्मांतरण करवाया, वहां मौजूद थे, बौद्ध धर्म में लोगों को धर्मांतरण करवाया था और शपथ ली कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ लोगों को शपथ दिलाई थी, वहां लोगों को पूजा ना करने की शपथ दिलाई थी। ये केजरीवाल के नेता थे। अब जरा इन नेताओं को सुनिए। हिंदू वोटर सुनने के बाद ऐसे नेताओं को वोट देंगे क्या, सुनिए जरा। राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। का मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। वैसे चुनावी हिंदू दिखना भी राहुल के लिए आसान काम नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल कई मंदिरों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन राहुल के नेता हिंदू दिखने का सारा प्लान फेल कर देते हैं। राहुल पूरी मेहनत से पूजा, आरती, तिलक, जनेऊ धारण करते हैं, लेकिन नेता राहुल के चुनावी ड्रामे को फ्लॉप कर देते हैं। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म। हिंदू शब्द कहां से आ गया है? ये हमारा है, पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में, विकिपीडिया में देखो, पर्शियन
कहाँ से आ गया शब्द? आपका नहीं है। फिर आपको इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ये तो मैंने कह रहा हूँ, स्वामी जी ने क्या बोला ना, ये ऑलरेडी वेबसाइट में है। कहीं का धर्म, कहीं का शब्द आप लाके हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं। चर्चा होना चाहिए किसका है। राहुल कितना ही टेंपल रन क्यों न कर लें, कांग्रेस का हाथ चुनाव में हिंदुओं को गाली देकर खाली ही रहेगा। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन के आरोपी केजरीवाल के मंत्री रहे गौतम तो अब हिंदुओं को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश करने वाले गौतम अभी भी केजरीवाल के विधायक हैं। और आई अब आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। देखिए तस्वीर, राहुल गांधी के नेता कुछ कह रहे हैं और राहुल मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में तस्वीर प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं केरला में राहुल गांधी पहुंचे हैं मंदिर में। ये महाक्षेत्रम मंदिर है, वहां पहुंचे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं श्री नारायण गुरु की समाधि पर पहुंचे राहुल गांधी। ये वो तस्वीर, चारों तरफ मंदिर मंदिर जा रहे हैं और उनके नेता हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये शिवगिरी मठ पहुंचे राहुल गांधी। ये उस वक्त की तस्वीरें। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान है, तो ये 2024 के लिए यात्रा, देश जोड़ने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बेशक राहुल गांधी का मकसद इसमें 2024 में खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना ही। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं वैष्णो टेंपल पहुंचे राहुल गांधी। ये वो तस्वीरें। तो मंदिर जाने में राहुल पीछे नहीं है, क्योंकि हिंदू दिखना भी जरूरी है। लेकिन सोशल मीडिया पर अब लोग राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। जरा सुनिए क्या लिख रहे हैं लोग लिख रहे हैं राहुल भारत जोड़ो यात्रा पर है, कांग्रेस हिंदू तोड़ो यात्रा पर है। जितेंद्र सिंह लिख रहे हैं हिंदू विरोध से अगले 70 साल तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। रणवीर सिंह लिख रहे हैं चुनाव आते ही राहुल को मंदिर की याद आ जाती है। अमित गुप्ता ने लिखा राहुल और कांग्रेस का हिंदुत्व भी शर्तों के साथ ही है। कविंद्र शेखावत लिख रहे हैं सिर्फ कैमरे के सामने जनेऊ दिखाते हैं राहुल गांधी। ब्रजेश लिख रहे हैं सनातन के विरोध से वोट नहीं मिल पाएगा। अभिषेक रावत ने लिखा क्या चुनाव जीतने के लिए हिंदू धर्म पर हमला बोलते हैं राहुल। रोहित सिंह ने लिखा सतीश जारकीहोली को बर्खास्त करेगी क्या कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पार्टियों के नेता हिंदुओं को गाली देते हैं लेकिन पार्टियां कोई एक्शन नहीं लेती। अब जरा सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। काशी में लोगों में बहुत गुस्सा है जब उन्हें पता चला कि राहुल के नेता ऐसा कह रहे हैं। सुनिए। हिंदुस्तान में जो आए हैं नेता हमारे कांग्रेस के, वो हिंदुस्तानी हैं या नहीं, ये मुझे इसके ऊपर डाउट है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनको अगर हैं तो हिंदुस्तान के जो है कि सभ्यता, संस्कृति और वेद पुराण उसको पढ़ लें और तब अपने वक्तव्य को दें। तब तो समझ में आएगा कि क्या वो हिंदुत्व क्या है और हिंदू क्या है और हिंदुस्तान क्या है। गंदा शब्द है जो बोल रहा है, इस तरह की भाषा जो बोल रहा है, वो खुद ही उसको हिंदू के बारे में पता नहीं है। ये एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए ये एक चाल चला जा रहा है। हिंदुस्तान इसका नाम है, पूरा विश्व में जो है हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? अगर यहाँ हिंदू अगर न रहता स्थान तो इस सृष्टि में सबसे पुरानी सभ्यता हिंदुओं की है। हिंदुओं के बाद में मुगल और ईसाई और बाकी के धर्म आए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको तो यही नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि वो कांग्रेस के नेता कैसे हो गए और कांग्रेस वाले जो है कि उनको कैसे नेता बना दिए। आप क्या कह रहे हैं बताइए। आर्य समाज से जुड़ा हुआ शब्द है जो चला रहा है, हिंदू शब्द। ये लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। ये लोग मोदी के आगे टिक नहीं पा रहे हैं, इसलिए अंड बंड बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने पहली बार नहीं किया है। एक लंबी लिस्ट है, आपको भी सोचना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेसी नेताओं के साथ परेशानी क्या है जो बार बार हिंदुओं को, हिंदुत्व को मंदिरों पर लेकर टिप्पणी करते हैं विवादित। देखिए जरा।
ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले शिवराज पाटिल ने कहा गीता में भी जिहाद का जिक्र है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद की बात कही थी और कुरान बाइबल गीता में भी जिहाद है। सोनिया गांधी बोल चुकी है 2007 में कांग्रेस का हलफनामा था, कांग्रेस शासन में हलफनामा था, राम सेतु के अस्तित्व को चुनौती दी गई थी उसमें, और सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को काल्पनिक बताया गया था। दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा मैं हिंदुत्व को नहीं मानता। दिग्विजय सिंह के अलावा शशि थरूर हिंदुत्व देश को बांट रहे हैं। ये सारे कांग्रेस के नेता हैं। सोचिए, अच्छा हिंदू नहीं चाहेगा कि मंदिर बने, जब अयोध्या में मंदिर की बात हो रही थी। सलमान खुर्शीद ने कहा था आतंकी संगठन से हिंदुत्व की तुलना की थी उन्होंने। मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा मुगलों ने देश पर अत्याचार नहीं किया है, मुगलों ने भारत को अपना बनाया है। बीजेपी गैर हिंदुओं को भारतीय नहीं मानती है। राजा दशरथ के 10,000 महल थे और भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए, यानी राम की पैदाइश पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी कह चुके हैं हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग सोच हैं। जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। अब ये पूरी टीम को समझना पड़ेगा कि चुनाव के दौरान ये सब मंदिर जाते हैं, हिंदू याद आता है, लेकिन दूसरी तरफ ये हिंदुओं पर सवाल उठाते हैं, ये हिंदुओं को गाली देते हैं। ऐसे आखिर यही वजह है कि जो कांग्रेस का हाथ है वो खाली हो गया है हिंदुओं को गाली देकर। अब जरा सुनिए यही बात ये पहले कह चुके हैं। तो ये बयान आया है, कर्नाटका कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हिंदू शब्द गंदा होता है, हिंदू गंदे होते हैं। वो कहते हैं कि ये बाहर का शब्द है, ये विदेशी मूल वाला शब्द है। ये वही मानसिकता है जिसने कहा हिंदू आतंकी होता है। ये वही मानसिकता है जो हिंदुत्व को आईसिस बोको हराम से जोड़ती है। ये वही मानसिकता है जो कहता है सैफरन टेरर होता है। ये सारी चीज़ें कांग्रेस ने कही, और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने तो श्री राम मंदिर का भी विरोध किया और श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाला हलफनामा दायर किया। ये इनके पेट में दर्द तो बहुत लंबे समय से था। पहले ये छुप के बातें करते थे, अब खुल के बातें करनी पड़ रही हैं। ये वातावरण का फर्क है कि आज इनके मन की जो बात थी आज इनके जुबान पर आ रही है। ये हिंदू को, हिंदू भाषी को समझते ही नहीं कुछ। कांग्रेस की तो ये आदत है और कांग्रेस का ये एजेंडा है कि हिंदू मतावलंबी, हिंदू देवी देवता और हिंदू दर्शन को बदनाम करना। और भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मोदी का जो मॉडल है, मोदी मॉडल पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। सुप्रीम कोर्ट की कैसे मोहर लगी, जो बताता है कि प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सामाजिक न्याय की प्रधानमंत्री जो बात करते हैं, यही वजह थी कि बीजेपी गरीबों के लिए जो आर्थिक आधार पर आरक्षण लेकर आई, उस पर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो गरीबों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण किया गया है वो सही है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला भी हमने ही लिया। आरक्षण की डगर पर अब नहीं होगा कोई अगर मगर। देश की सर्वोच्च अदालत ने मोदी मॉडल पर आज लगा दी है मुहर। अब हिंदुस्तान के सवर्ण गरीबों को भी मिलता रहेगा आरक्षण, जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में किया था। सामान्य वर्ग के गरीबों को, और मुझे विश्वास है कि जब ये खबर आपने सुनी होगी, आपका सीना चौड़ा हो गया होगा। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला भी हमने ही लिया। SC, ST और OBC को आरक्षण के बाद सवर्ण जातियों के गरीबों को आरक्षण की मांग दशकों से उठ रही थी। मोदी सरकार से पहले कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन पीएम मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के अपने मूल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए सवर्ण जातियों के गरीबों को 10% आरक्षण का ऐलान कर दिया। बदलते हुए युग के अनुकूल हमें भी अपने आप को ढालना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से आज ये बड़ा फैसला निकल कर आया और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने ये फैसला सुनाया। ये मैं दिखाऊं आपको, उससे पहले जरा सुनिए इस मोदी के सामाजिक न्याय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लोग क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। देखिए, जो आरक्षण मिला है वो सबको जो है मिलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब अब हुआ है उसके बाद में आदेश को जो है आगे चल करके कंडम में डाल दे। तो आइए आपको अब मैं दिखाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के वो 5 जज कौन से हैं जिन्होंने आज इस पर मोहर लगाई। सबसे पहले जस्टिस दिनेश महेश्वरी उन 5 जजों में शामिल थे। जस्टिस बेला त्रिवेदी उनमें शुमार थी। जस्टिस यूयू ललित जो कि सीजेआई है मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस रविंद्र भट्ट। ये वो 5 जज हैं जिन 5 जजों की बेंच ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। आइए अब आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट में आखिर हुआ क्या, किस जज की क्या राय थी। गरीबों को आरक्षण मिले और आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, इस पर कौन से जज क्या सोचते हैं ये आप देख रहे हैं। 5 जजों की बेंच सुबह 10 बजे बैठी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह सबसे बड़ा फैसला आया है। इसमें मूव कीजिए इसे, स्वर्ण गरीबों को मिलता रहेगा आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण पर मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बहुमत से फैसला किया है। 5 में से 3 जजों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया है और 2019 में सवर्णों के आर्थिक आधार पर पिछड़े होने पर आरक्षण दिया गया था। 2019 में 103वें संविधान संशोधन कर इस आरक्षण को दिया गया था। मोदी सरकार ने 10% आरक्षण का ऐलान तब किया था और जिसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के खिलाफ जो आरक्षण दिया गया था 40 याचिकाएं लगाई गईं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन सब का निपटारा कर दिया। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, ऐसे लोगों को आरक्षण देना कुछ भी गलत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सबसे पहले जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने कहा मौलिक अधिकार का यह उल्लंघन नहीं है। उन्होंने कहा 50% की सीमा से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। दूसरे जस्टिस बेला, उन्होंने कहा कि संसद के इस फैसले में कुछ भी गलत नहीं है। यानी दूसरी जस्टिस भी इस फैसले के साथ थी, यानी इस आरक्षण के साथ थी। उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए। संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा मैं जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस त्रिवेदी से सहमत हूं और सामाजिक आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए आरक्षण अनंत काल तक जारी नहीं रखा जा सकता है। जस्टिस रविंद्र भट्ट असहमत थे, वो नहीं चाहते थे आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा मैं आर्थिक आधार पर आरक्षण को गलत मानता हूं और इसमें SC ST को शामिल नहीं किया गया है। आर्थिक आधार पर आरक्षण सभी वर्गों को मिले, उन्होंने कहा। अब चीफ जस्टिस जो थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित भी असहमत थे। उन्होंने कहा मैं जस्टिस रविंद्र भट्ट के फैसले से सहमत हूं और मैं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण से सहमत नहीं हूं। आइए अब आपको सुनवाते हैं जो वकील सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। ये फैसला एक नए युग की शुरुआत कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये 91 में इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया था, मगर 91 में जब ये इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो ये माना 9 जजेस ने कि जिस तरीके से आर्थिक आधार अगर आप रिजर्वेशन का लेते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। उस इश्यू को उसके बाद में कभी फिर इसके बाद गुजरात में एक बार जरूर दिया गया था 10% रिजर्वेशन। जो 10% रिजर्वेशन के खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं आई थी सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग देश के हाई कोर्ट में पड़ी थी, उन सबको खारिज कर दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ये कहीं से भी जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं करता, आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करता। इसलिए तो गरीब, आर्थिक रूप से जो गरीब हैं,
उनको ये 10% का जो रिजर्वेशन है ये प्रावधान यथावत रहेगा, ये चलता रहेगा, इसमें कोई रोक नहीं आई है। और आइए मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त आरक्षण की स्थिति क्या है, किसे कितना आरक्षण मिलता है सरकारी नौकरियों में, क्या मुसलमानों को भी यह आरक्षण मिलेगा जो आर्थिक आधार पर आरक्षण है। देखिए जरा, इस वक्त स्थिति यह है कि ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण है, शेड्यूल कास्ट को, अनुसूचित जाति को 15% और अनुसूचित जनजाति को, शेड्यूल ट्राइब्स 7.5% और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाता रहेगा। इसी तरह से अब इसके लाभार्थी कौन है, किन्हें फायदा होगा? उम्मीदवार सामान्य वर्ग से हो, जनरल कैटेगरी के हो, कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम हो उनके पास, आवासीय घर 1000 वर्ग फीट से कम हो, साथ ही साथ परिवार की जो सालाना आय है वो 8 लाख रुपए से कम हो, अनुसूचित नगर पालिका में 100 गज से कम का प्लॉट हो, गैर अधिसूचित नगर पालिका में 200 गज से कम का प्लॉट उनके पास हो। और मुसलमानों को भी आरक्षण मिलेगा, मुसलमानों से इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में मुसलमान भी शामिल हैं, मुस्लिमों के गरीब सवर्णों को यह आरक्षण मिलता है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, लेकिन इस पर सियासत हो रही है। उदित राज कांग्रेस के नेता इसमें भी जाति खोज लाएं, सुनिए जरा। सडनली जो यू टर्न आज सुप्रीम कोर्ट ने लिया कि संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है 50% का, तो क्या पहले संविधान नहीं था? तो पहले भी तो कहा जा सकता था। तमाम स्टेट गवर्नमेंट कंटेस्ट किया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण वो लागू किए जा रहे हैं। तमाम सारे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किए हैं और स्टेट राज्य सरकारों को लागू नहीं करने दिया है। उनका आज एक ट्वीट आया और उसके बाद वक्तव्य आया और देश का चौथा स्तंभ मीडिया उनसे बार बार पूछता रहा कि जो आपने वक्तव्य दिया है क्या आपको इस पे पछतावा है? उन्होंने कहा नहीं, मेरी ये सोच है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय जातिवादी है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पलटी मार ली है और ये तब कह रहे हैं जब ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी में विधि का ज्ञान रखने वाले या तो व्यक्ति बचे नहीं हैं और या उनमें ये हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सही बात कह सके। और आइए इस पर सियासत भी हो रही है, सियासतदान क्या लिख रहे हैं देखिए। एसपी बघेल ने लिखा है, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने लिखा, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, देश संविधान और कानून से चलेगा। अगर किसी को किसी भी फैसले से कोई समस्या है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुशील मोदी ने लिखा, आरजेडी ने संसद के दोनों सदनों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है, अब तेजस्वी की पार्टी आरजेडी क्या मुंह दिखाएगी। सीटी रवि बीजेपी नेता लिख रहे हैं, यह फैसला भारत के गरीबों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के अपने मिशन के प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक और जीत है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा शक्ति सिंह गोहिल क्या कह रहे हैं और शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। संविधान ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और हमारे वहाँ ओबीसी को जो रिजर्वेशन और बातें की है, भाजपा सरकार उन्हें इनजस्टिस कर रही है। देखिए अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठेके की नौकरियां दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली एससी, एसटी, ओबीसी के जगहों पे कटौती कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। तो आपने सियासतदानों को सुन लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है कि आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को मिलता रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है चिट्ठी बम का और सियासी धमाका। दिल्ली से बड़ी खबर यह, केजरीवाल के ऊपर एक के बाद एक लेटर बम आ रहे हैं। सुकेश ने आज तीसरी चिट्ठी लिख दी है। सुकेश जो जैकलिन के साथी हैं, दोस्त रहे, फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है सुकेश। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। सुकेश ने केजरीवाल पर चिट्ठी बम फोड़ा, तीसरी चिट्ठी लिख दी है। अब अगली चिट्ठी दिखाइए जरा।
यह चिट्ठी गवर्नर को लिखी है सुकेश ने, और इस चिट्ठी में लिखा है उन्होंने क्या कि केजरीवाल को पहले लिख चुके हैं कि 50 करोड़ रुपए दिए उन्होंने, और अब उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है, जेल में ही उनकी जान को खतरा है, जेल में उन पर हमला किया जा सकता है। देखिए जरा, सुकेश जेल में है, तीसरा बम सुकेश का सामने आया है। अब उन्होंने लिखा है जेल में मेरी जान को खतरा है। वो लिख रहे हैं सत्येंद्र जैन मुझे धमकी दे रहे हैं, डीजी जेल भी मुझे धमका रहे हैं। तीसरी चिट्ठी में लिखा है आम आदमी पार्टी के साथ लेन देन की डिटेल दी थी सुकेश ने, सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। एलजी वीके सक्सेना के नाम ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है। बड़ी बात यह है कि अब तक उन्होंने कहा था केजरीवाल को करोड़ों रुपए उनकी पार्टी को दिए, उनके नेता को दिए हैं, लेकिन इस बार जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में बाकायदा दस्तावेज दिए, उसके आधार पर वो कह रहे हैं केजरीवाल को करोड़ों रुपए दिए। दूसरा जो उनका लेटर बम था उसमें उन्होंने लिखा अगर ठग हूं तो केजरीवाल महाठग हैं। राज्यसभा सीट के लिए 50 करोड़ रुपए मुझसे लिए। 2016 की डिनर पार्टी में केजरीवाल आए थे, केजरीवाल के निर्देश पर मैंने पैसा दिया था और कैलाश गहलोत को 50 करोड़ रुपए दिए थे। पैसा असोला के एक फार्म हाउस पर दिए थे, पहला जो उन्होंने चिट्ठी बम फोड़ा था। सुरक्षा सहूलियत के नाम पर यह पैसा दिया गया कि जेल में मौज चल सके, और सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ रुपए वसूले थे। वसूली की रकम जैन के करीबी ने ली। आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए मैंने दिए थे, बदले में दक्षिण भारत की जिम्मेदारी मुझे मिलने वाली थी। यह था चिट्ठी बम। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पर। अब सुकेश के वकील क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। आप जो कह रहे थे कि भाई ये कौन है, मैं इसको जानता नहीं, ये तो महाठग है, तो बेसिकली ये महाठग का एक रिप्लाई है। सवाल ये है कि इसमें उन्होंने पहली बार कहा है कि उन्हें जान का खतरा है जेल में। जी, ये पहली जान का खतरा तो पिछले कई महीनों से है, और हम सुप्रीम कोर्ट भी आए थे, एक कंप्लेंट हमने फाइल की थी। हम तो अपनी सुरक्षा चाहते हैं, नंबर 1, ठीक है। हम जेल के अंदर सुरक्षा चाहते हैं, जो हमारे ऊपर थ्रेट है और जिस तरीके से चीज़ों का दबाव बनाया जा रहा है, उसके लिए अभी मेरे क्लाइंट के ऊपर सीआरपीएफ के द्वारा असॉल्ट भी हुआ था, और वो अभी स्क्रोटल सपोर्ट और पेन किलर्स पे मेरा क्लाइंट है, आरएमएल में उसका इलाज चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन हो फ्री एंड फेयर मैनर में, ये चाहते हैं, इसी के लिए हमने एलजी साहब को अप्रोच किया है। अब सीधे बीजेपी हमलावर है अरविंद केजरीवाल पर कि ईमानदारी के नाम पर सत्ता में आए थे और करोड़ों रुपए महाठग से भी ठग लिए। मीनाक्षी लेखी ने लिखा वसूली भाई ने महाठग को ही ठग लिया है। सत्येंद्र जैन जेल में रंगदारी का धंधा चला रहे हैं। दिल्ली में 8 सालों की स्कीम को स्कैम में बदला है। केजरीवाल का कार्यालय भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने साहब ने लिखा कि चौंकाने वाला है कि आम आदमी पार्टी नेता जेल के अंदर कैसे काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता की तरह काम करने का वादा अब वसूली कर रहे हैं। आदेश गुप्ता ने लिखा केजरीवाल एकेवीसी कंपनी के मालिक बन गए हैं। एकेवीसी मतलब अरविंद केजरीवाल वसूली कंपनी, और सत्येंद्र जैन के आदेश पर वसूली एजेंट काम कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला लिख रहे हैं साबित हो गया है आप महाठगों की पार्टी है, और जब पकड़ गए तो आरोप लगाकर भाग रहे हैं। केजरीवाल को सवालों के जवाब देने चाहिए। क्या केजरीवाल फार्म हाउस पर गए थे? सत्येंद्र जैन कैलाश गहलोत से इस्तीफा लेंगे। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि केजरीवाल बताते हैं उनके दामन पर एक भी दाग नहीं, लेकिन ये चिट्ठी बम बता रहे हैं कि पूरी शर्ट पर दाग ही दाग है। सुनिए। देखिए, ये तीसरा लेटर नहीं, ये तीसरा कैंडिड कन्फेशन है, और इस कैंडिड कन्फेशन के माध्यम से आज साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी महाठगों की पार्टी है, वसूली भाई की पार्टी है, और इसकी एक ही उपलब्धि सामने नजर आई, उगाई, कमाई और ठगाई। आज कई महत्वपूर्ण सवाल फिर से निर्माण होते, क्योंकि डिटेल्स के साथ कहा गया है कि किस प्रकार से 10 करोड़ का प्रोटेक्शन मनी दिया गया। एक मंत्री जिसका पोर्टफोलियो है, वो अपने पोर्टफोलियो को इस्तेमाल करके जेल के अंदर प्रोटेक्शन का एक रैकेट चला रहा है। ये ऐसी चर्चा हो रही है। जब ये सारे खुलासे सुकेश ने वापस लोगों के सामने रख दिए हैं, तीसरा पत्र लिखा है और उस पत्र में सारी डिटेल दी है कि कैसे कैसे
और उसने 50 करोड़ कितनी किस्तों में उनको कैलाश गहलोत के फार्म पर दिए हैं, कोलकाता के साल्ट लेक में उनको प्रोटेक्शन मनी दी है, कैसे कैसे उनको पैसा मिला है, सारी डिटेल दी है। और ये खास बात है कि हर डील के बाद, हर लेन देन के बाद वो जानकारी सत्येंद्र जैन को मिलती थी। सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल जी को देते थे। और आज की एक और बड़ी खबर है, जंग के मैदान से आ रही है, लेकिन उसमें नई बात यह है कि मोदी खत्म कराएंगे जंग। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता चुके हैं पुतिन से कि यह युद्ध का युग नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अब अपने एक दूत को भेज दिया है रूस। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस पहुंच चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस पहुंच गए हैं, मॉस्को पहुंच गए हैं और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से उनकी मुलाकात होनी है। बड़ी चीज यह है कि क्या पहली बार कोई इतना बड़ा नेता जंग के दौरान रूस गया है भारत से। क्या मोदी जंग खत्म करवा देंगे? सबसे बड़ी बात यह, दुनिया की नजर अब इसी ओर है कि आज ये क्या जंग खत्म हो जाएगी। एस जयशंकर को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत की तरह विदेश मंत्री पहुंचे रूस। और पुतिन और जेलेंस्की के बीच जो जंग चल रही है, क्या यह खत्म होगी? कल रूस के विदेश मंत्री के साथ बैठक करने वाले हैं एस जयशंकर। जयशंकर के रूस दौरे पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। भारत युद्ध का समाधान निकाल सकता है, दुनिया इस वक्त यह सोच रही है। अमेरिकी मीडिया में भी बाकायदा ये रिपोर्ट्स और दावा किया जा रहा है कि भारत रुकवा सकता है रूस और यूक्रेन की जंग। युद्ध को लेकर भारत की नीति तटस्थ रही है, किसी का पक्ष भारत ने अब तक नहीं लिया। रूस से दोस्ती के बावजूद भारत ने युद्ध का विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ वोटिंग की है और भारत शुरू से ही बातचीत पर जोर देता रहा है। साथ ही साथ मोदी ने पुतिन से कहा था, आपको याद होगा, कि आज का युग युद्ध का नहीं है। अब पुतिन शर्तों के साथ हो सकता है बातचीत के लिए तैयार हो जाए। और पुतिन मोदी के मुरीद पहले से, कई बार तारीफ भी कर चुके हैं पीएम मोदी की। रूस यूक्रेन के बीच भारत की विश्वसनीयता कायम है आज भी। भारत की विदेश नीति की पूरी दुनिया इस वक्त तारीफ कर रही है। और युद्ध की शुरुआत में जेलेंस्की ने भी मोदी से बात की थी। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप की मांग की थी। जेलेंस्की जानते हैं पुतिन मोदी का सम्मान करते हैं। आइए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति में क्या जंग रुकवा सकते हैं मोदी? हमारे साथ दीपक वोरा जुड़ रहे हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, कई देशों में राजदूत रहे हैं। वोरा साहब, क्या भारत एक बड़ी पहल कर सकता है शांति दूत की तरह प्रधानमंत्री मोदी? बहुत से लोग इस समय ये कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो समस्या है, जो जंग चल रही है, कौन सा देश है जो इसमें किसी प्रकार की पॉजिटिव भूमिका निभा सकता है। और बहुत से मेरे दोस्त, मैं अभी विदेश से आया हूं, बहुत से देशों के लोग, यहां तक कि यूरोप के लोग भी ये कह रहे हैं कि भारत की अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं और पूरी दुनिया का उन पर भरोसा है। तो सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी एस जयशंकर जंग खत्म करवा सकते हैं? क्योंकि पुतिन अब तक पीछे नहीं हटे हैं। पुतिन अभी भी जंग के मैदान में डटे हुए हैं। और बड़ी खबर यह मिल रही है, रूस यूक्रेन में आमने सामने की जंग चल रही है, दोनों देशों के जवानों के बीच फायरिंग हो रही है, खबर यह है। और इस बीच स्थिति यह है, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अभी भी इस तरह से जंग के जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि स्थिति क्या है। ये देखिए, भीषण फायरिंग हो रही है अभी। कीव में हालत यह है कि रोशनी तक नहीं है, बत्ती गुल हो गई है, लोगों को कैंडल जलानी पड़ रही है। अगली तस्वीर दिखाई जरा कीव की, ये देख रहे हैं, ये यूक्रेन की कैपिटल राजधानी कीव की तस्वीर आप देख रहे हैं। लाइट गुल है पूरे कीव में, पूरी राजधानी में अंधेरा पसरा पड़ा है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, लोग किसी तरह से बैटरी ऑपरेटेड जो चीजें उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी चारों तरफ अंधेरा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, पूरे कीव में, पूरी राजधानी में, ये यूक्रेन की कैपिटल है, यहां अभी भी लोग रह रहे हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि स्थिति सामान्य हो रही थी, लेकिन लगातार गोलीबारी के बीच
चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं गाड़ियों की रोशनी आपको नजर आ रही है, लेकिन बाकी कोई इमारत नजर नहीं आ रही है। गुप्त अंधेरा है कीव के अंदर। और बड़ी खबर इस बीच ये है, पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूसी सैनिकों की साइबेरिया में ट्रेनिंग हो रही है। ठंड में युद्ध लड़ने के लिए ट्रेनिंग हो रही है। सर्दियों में तेज हमले कर सकता है रूस और ज्यादा। ठंड में, यानी जो ठंड शुरू हो गई है यूक्रेन में और जमा देने वाली ठंड होती है। देखिए, पुतिन की सेना साइबेरिया में पुतिन ने अपने सैनिकों को उतार दिया है कि साइबेरिया में ट्रेनिंग ले लें, साइबेरिया में बर्फ में ट्रेनिंग लें और उसके बाद ये सीधे सैनिकों को यूक्रेन लैंड करवा दिया जाएगा। तो जम जाने वाली कीव में जो सर्दी होगी, यूक्रेन में जो सर्दी होगी, जमा देने वाली सर्दी होगी। और इसलिए पुतिन ने अपने जवानों की तैयारी के लिए युद्ध अभ्यास शुरू किया है। रूसी हमले में यूक्रेन का पावर ग्रिड दरअसल तबाह हो गया है और यूक्रेन का 40% ऊर्जा ढांचा बर्बाद हो गया है। यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा छाया हुआ है। कीव के 7 इलाके पूरी तरह से ब्लैकआउट है। इस वक्त ग्रिड में सुधार नहीं हुआ तो लोगों को बाहर निकलना और मुश्किल हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने कीव को खाली कराने की योजना बना ली है और कीव से 30 लाख लोगों को बाहर निकाला जाएगा। रूस के हमले में 1 महीने में 12 बिजली स्टेशन ध्वस्त हो गए। मिसाइलों से बिजली स्टेशनों को बचाने की तैयारी है। बिजली स्टेशनों के बाहर ऊंची दीवारें बनाई जा रही हैं और कीव समेत पूरे यूक्रेन में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। इस वक्त नवंबर महीने में ही तापमान माइनस में पहुंच जाता है। दिसंबर में तापमान -10 डिग्री तक पहुंच जाता है। बिजली सप्लाई बहाल ना होने से लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए तैयारी शुरू हो गई है। कीव नगर निगम ने 1000 हीटिंग प्लेस तैयार किए हैं और हीटिंग प्लेस लोगों के लिए बंकर का भी काम करेंगे। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं कि पुतिन ने साफ कह दिया है अपने सैनिकों से कि जंग का मैदान कोई छोड़कर नहीं आएगा। पुतिन अपने सैनिकों से मिले थे पिछले दिनों, क्योंकि खबर यह है कि जिस तरह से महीनों से पुतिन जंग लड़ रहे हैं, सैनिकों में एक डर और खौफ है। इसलिए पुतिन ने कहा जो भी जंग का मैदान छोड़कर भागेगा उसे वहीं गोली मार दी जाएगी। यानी कोई भी वो जवान जो जंग का मैदान छोड़कर भागेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यूक्रेन से युद्ध में रूस को भारी नुकसान हो रहा है। करीब 60,000 रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है अब तक, ऐसा दावा किया जा रहा है। और कई मोर्चों पर सैनिकों के युद्ध से भागने की भी खबर मिल रही। सैनिक यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं और रूस के सैनिकों को लेकर ब्रिटेन ने बहुत बड़ा दावा किया है। पुतिन ने सैनिकों को लेकर यह नया आदेश दिया है। ब्रिटेन का कहना है कि युद्ध जीतने के लिए सैनिकों का मनोबल बढ़ाएं और जंग से भागने वाले सैनिकों को पुतिन ने यह चेतावनी दी है, युद्ध के मैदान से अगर भागे तो गोली मार दी जाएगी, उनका कहना है। सैनिकों को रोकने के लिए बैरियर ट्रूप्स की तैनाती की गई है। बैरियर ट्रूप सैनिकों को बाहर जाने से रोकेंगे। ब्रिटेन की रिपोर्ट में रूसी सेना पर सवाल उठे हैं। रूसी सैनिकों का मनोबल टूटा हुआ है और रूसी सेना में अनुशासन की भारी कमी इस वक्त देखी जा रही है। युद्ध में रूसी रणनीति फेल हो गई है, स्थिति यह है। और सवाल यह है तो पुतिन के पास जवानों की कमी है, उन्हें और जवान चाहिए यूक्रेन भेजने के लिए। तो अब पुतिन ने एक नया हथियार अपनाया है। वो क्या कर रहे हैं देखिए। यूक्रेन युद्ध ने राष्ट्रपति पुतिन की मुश्किलें बढ़ा दी। पुतिन को लगता यह है कि वो 1 सप्ताह के अंदर यूक्रेन को घुटने पर ला देंगे और मजबूर कर देंगे। 8 महीने बाद ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने जंग में पुतिन को फंसा दिया। युद्ध में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और हजारों सैनिकों के मारे जाने के बाद रूस नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आदेश जारी कर दिया है कि रूस में रहने वाले हर नागरिक को सैन्य ट्रेनिंग लेनी होगी। 1 साल तक सेना में काम करना होगा और सैनिकों की कमी के लिए भर्ती शुरू कर दी गई है। सेना का दावा है कि अब तक हजारों युवाओं ने सेना में भर्ती के लिए आवेदन दिया है। वहीं पश्चिमी मीडिया की माने तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सेना में भर्ती होने के आदेश को लेकर रूसी नागरिक खुश नहीं है। रूसी नागरिक रूस छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं और दावा यह किया जा रहा है कि अब तक 4 लाख रूसी नागरिक देश छोड़कर जा चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ज्यादातर रूसी नागरिक यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं। तो आखिर
कैसे खूंखार कैदियों को जो है पुतिन सेना में भर्ती करके भेज रहे हैं, यह मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ग्राफिक्स देख रहे हैं आप, यह है खूंखार अपराधी पुतिन के सिपाही। जंग में पुतिन लगातार रणनीति को बदल रहे हैं और अब युद्ध के लिए खूंखार अपराधी भेजे जा रहे हैं। पुतिन अपनी जेलों से अपराधियों को निकाल रहे हैं, साथ ही साथ इन अपराधियों को जंग में उतारा जा रहा है। इनमें रेपिस्ट शामिल हैं, बलात्कारी, समलैंगिकों को भी भर्ती कर लिया है पुतिन ने अपनी ब्रिगेड में। एड्स और हेपेटाइटिस सी के मरीज भी भर्ती कर लिए गए हैं। पुतिन का वैगनर ग्रुप इस भर्ती को अंजाम दे रहा है और अलग अलग तीनों देशों की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वैगनर ग्रुप जंग में पुतिन की एक प्राइवेट आर्मी है और इस सेना को सीधे पुतिन कमांड करते हैं। 2014 में वैगनर ग्रुप को बनाया गया था और रूसी सेना के पूर्व अधिकारी ने यह टुकड़ी बनाई थी और चेचन युद्ध के दौरान यह प्राइवेट आर्मी सुर्खियों में आई थी। जंग के साथ ही वैगनर खुफिया सेवा भी देता है और यही वजह है कि पुतिन अब चाहते हैं कि वहां रूस के जो युवा हैं वो जंग के मैदान में नहीं उतर रहे हैं, तो जो जेल में कैदी हैं, जो एड्स के मरीज हैं, उन्हें पुतिन जंग के मैदान में उतार रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, एलन मस्क के एक्शन के बाद इन्होंने यू टर्न ले लिया है। ट्विटर से सबको निकाल दिया था, सबकी नौकरी ले ली थी और अब बड़ा यू टर्न ले लिया है। ये देखिए, मस्क जब पहुंचे थे, सिंक लेकर ऑफिस पहुंचे थे ट्विटर खरीदने के बाद, ये दफ्तर की तस्वीर आप देख रहे हैं मस्क की। लेकिन अब एक्शन के बाद कैसे यू टर्न लिया, पहले सबको नौकरी से निकाल दिया था, बड़ी छटनी की थी भारत में, तो जितने उनके कर्मचारी थे सबको निकाल दिया था, लेकिन अब कैसे वापसी की है ये आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं कैसे एक्शन मोड में है। शुक्रवार को 3,700 कर्मचारी निकाल दिए थे, 3,700 लोगों को निकाल दिया था। मस्क ने 50% कर्मचारियों को हटा दिया था। 50% छटनी समझ रहे हैं आप। एलन मस्क के फैसले की दुनिया में निंदा हुई और अब मस्क ने फैसले पर बड़ा यू टर्न ले लिया है। यू टर्न ये कि ट्विटर ने कुछ कर्मचारियों को मेल किया है, अब कर्मचारियों से कहा है वापस आ जाओ, वापस लौटने की अपील की है। यू टर्न का दावा एक रिपोर्ट में किया गया है और कर्मचारियों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया कि कितने लोगों को वापस बुलाया गया। भारत में भी छटनी का असर दिखाई दिया है और 100 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। भारत में 100-200 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे अब तक। मार्केटिंग कम्युनिकेशन विभाग की टीम को खत्म कर दिया है। 4 नवंबर को कर्मचारियों को ईमेल आ गया था। ट्विटर ने कर्मचारियों की छटनी पर दलील दी थी अब तक कि ट्विटर को हेल्दी रास्ते पर ले जाने के लिए यह फैसला किया गया है। छटनी के खिलाफ अमेरिका में बाकायदा मुकदमा दायर कर दिया गया है और सैन फ्रांसिस्को फेडरल कोर्ट में केस फाइल किया गया है। कंपनी पर बिना नोटिस निकालने का आरोप लगा है। 27 अक्टूबर को ट्विटर के मालिक और सीईओ बने हैं एलन मस्क। आइए अब आपको दिखाता हूं एक और तस्वीर। एक भारतीय जिसे निकाल दिया गया वो बहुत खुश है और उसने ट्वीट किया सोशल मीडिया पर। उसके ट्वीट को सबसे ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, रीट्वीट मिल रहे हैं। ये भारतीय है जो एलन मस्क की कंपनी में था, जिसको निकाल दिया गया और उसके बाद की इसकी तस्वीर है। खुशी आप चेहरे पर साफ देख रहे हैं। पहला कर्मचारी होगा दुनिया का जिसे निकाले जाने के बाद भी खुशी का इजहार कर रहा है। देखिए क्या कहा उसने और लोग जो इसने कहा है उसके बाद इसकी तारीफ कर रहे हैं। लिखा यश ने, इसका नाम यश है, पूर्व कर्मचारी ट्विटर का, लिखा अभी अभी मुझे निकाल दिया गया है। बर्ड ऐप ये एक बड़ा सम्मान था और इस टीम, इस संस्कृति का हिस्सा बनना अब तक का सबसे बड़ा सौभाग्य है। पीटर स्वीडन ने लिखा मस्क ट्विटर के 50% कर्मचारियों को निकाल रहे हैं, लेकिन वो सभी सेंसरिस्ट, ट्विटर के अधिकांश कर्मचारी अब सेंसरिस्ट हैं। पीटर स्वीडन ने लिखा ये। और इसके अलावा अब आपको बताता हूं मैं कि कैसे एलन मस्क की कंपनी में लोग काम कैसे कर रहे हैं वो देखिए जरा। सबको निकाल दिया तो अब जो बचे हैं उन्हें दफ्तर में ही सोना पड़ रहा है, वो ऑफिस में ही सो रहे हैं। ये स्थिति हो गई क्योंकि 50% लोगों की छटनी कर दी ट्विटर ने। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं एलन मस्क ने लोगों की छटनी की और उसके बाद से लोगों में
गुस्सा भी है। लेकिन अब आपको बताता हूं मस्क ने आकर क्या किया है अब तक, और मस्क ने कैसे, उनका जहाज भी मैं आपको दिखाऊंगा उनके जहाज में क्या है। 1971 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में उनका जन्म हुआ। एलन मस्क का, मस्क 17 साल की उम्र में कनाडा में जाकर बस गए थे। मस्क के पास 3 देशों की नागरिकता है, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका की नागरिकता है। मस्क ने 8 कंपनियों की स्थापना की है। फेमस कंपनियां हैं टेस्ला, स्पेस एक्स और पेपैल। 9 साल की उम्र में पूरी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक पढ़ ली मस्क ने। साथ ही साथ उन्होंने कंप्यूटर कोडिंग खुद ही सीखी थी। 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम भी बनाया है। साथ ही साथ वीडियो गेम को $500 में एक कंपनी को उसके बाद बेच दिया था। मार्वल का फेमस कैरेक्टर आयरन मैन मस्क पर ही आधारित है, और मस्क ने आयरन मैन 2 में कैमियो भी किया था। मस्क ने 1999 में पहली कार मैक्लोरेन F1 खरीदी है। ये कार का खर्च न उठा पाने के कारण इस कार को भी उन्होंने बेच दिया। मस्क स्पेस एक्स के मालिक और सीईओ भी हैं ये, लेकिन वहां से उन्हें वेतन नहीं मिलता है। ये मस्क के बारे में तारुफ था। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मस्क का नया विमान, नया प्राइवेट जेट। ये आप देख रहे हैं, ये मस्क का प्राइवेट विमान है। एक तरफ छटनी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये शानदार विमान मस्क का। अंदर से तस्वीरें दिखाइए जरा इसकी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मस्क के विमान की, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए अब इसके बारे में बताता हूं, इसकी खासियत क्या है। एक तरफ छटनी कर रहे हैं, ऊपर से करोड़ों का विमान खरीद रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने अपने लिए नया जेट विमान खरीदा है। विमान का नया गल्फ स्ट्रीम G700 है, और विमान की कीमत देखिए जरा, 646 करोड़ रुपए, 646 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मस्क को प्राइवेट जेट रखना काफी पसंद है। अब उनके पास विमानों के कलेक्शन में एक और लग्जरी विमान शामिल होने जा रहा है। मस्क ने गल्फ स्ट्रीम G700 जेट को खरीदने का ऑर्डर दे दिया है। बताया यह जा रहा है कि 2023 में यह जेट मस्क को मिल जाएगा, और गल्फ स्ट्रीम के सबसे नए विमानों में से एक है G700। अपनी खासियतों और लग्जरी सुविधाओं से संपन्न है, और इसके उड़ाने का खर्चा भी काफी ज्यादा है। इसे करीब 400 घंटे उड़ाने पर $3.5 मिलियन का खर्च आता है। इसमें 19 लोग एक बार में बैठ सकते हैं। साथ ही इंटरटेनमेंट स्वीट और डाइनिंग एरिया शामिल है। इस विमान की लंबाई 109 फीट 10 इंच और ऊंचाई 25 फीट 5 इंच है। यह जेट 4000 किलोमीटर की 7.5 घंटे में यात्रा पूरी कर सकता है, और इसकी अधिकतम रेंज 7500 समुद्री मील है। इसके अलावा इसमें वाईफाई सिस्टम, 20 खिड़कियां और 2 बड़े शौचालय भी बनाए गए हैं। तो मस्क का यूटर्न आपने देख लिया। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।